हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इओनियन सी को लेकर के। तो इओनियन सी को अगर हम मैप में व्यू करें, इओनियन सी एड्रियाटिक सी के सदर्न पार्ट में और मेडिटेरियन सी के एक इलोंगेटेड बे के रूप में लोकेटेड है। इओनियन सी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड लोकेटेड हैं, इसलिए कभी कभी इसको इओनियन आइलैंड्स वाले एरिया के नाम से भी जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में वो एरिया जहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और उन्हीं एरियाज में से एक है इओनियन सी वाला रीजन। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं। यहाँ पर अगर हम रीजनल कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर है इटली, ये है अल्बानिया और ये है ग्रीस, जो एक तरीके से अपनी बॉर्डर बनाते हैं इओनियन सी के साथ में। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए इओनियन सी को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रही है कि 2023 प्रीलिम्स से पहले आप अपना सिलेबस रिवाइज भी कर पाएँ, उसको अच्छे से समझ भी पाएँ। इसके अलावा जो आपका रिविजन है, साथ ही साथ आपके जो टारगेट्स हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि सब कुछ आपका जो काम है वो परफेक्ट तरीके से हो। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें हमारे मेंटर आपके जो भी आपका सिलेबस है उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि आपका जो भी प्रेशर है इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सके। तो आपको लगता है कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर आप सभी को पता है, आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो डेली बेसिस पर देखते होंगे या कभी कभी आप देखते होंगे किस तरीके के स्पैम कॉल या मैसेजेस आपके पास आते ही रहते होंगे कि इतना आपने जीत लिया है, इतना बैंक अकाउंट, ये डिटेल्स, इस तरीके के मैसेज। तो इसको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जल्दी गवर्नमेंट इसको लेकर के एक पॉलिसी लेकर के आ रही है कि कोई भी अगर फ्रॉड कॉल आपके पास में आ रहा है, मैसेजेस अगर आपके पास में आ रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि इस तरीके की पॉलिसी में ये कोशिश की जाएगी और जो भी स्पैम कॉल हैं या फिर मैसेजेस हैं इसमें ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो आपको विजिबल होना चाहिए, मतलब रिसीवर को विजिबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करे। तो इस तरीके के इशू अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में कोविड के बाद में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद में अगर हम देखें तो रूरल एरियाज़ में इस तरीके के इशू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसको टैकल करना, इन इशू को सॉल्व करना, उसी को लेकर के गवर्नमेंट अपनी इस पॉलिसी को लेकर के इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी जल्द ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और पिटीशन में ये बोला गया कि जिस तरीके से सिगरेट के पैकेट के ऊपर हेल्थ को लेकर के जो भी क्वेश्चन रजिस्टर होते हैं, लिखे होते हैं, उसी तरीके से जो लिकर की बोतल है उसके ऊपर भी लिखा जाए। तो हमारे जजेस ने बोल दिया कि ये काम जो है वो गवर्नमेंट का है। कोई भी नई पॉलिसी बनाना, कोई भी चीज़ जो है वो बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस करना, ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करे, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो भी वहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन है और उनमें अगर एलिफेंट का जो हर्ड है, जो झुंड है, अगर उसमें से जो नए काफ हैं वो वहाँ पर छूट जाते हैं उस हर्ड से, तो उनको दोबारा से मिंगलिंग करवाना, उनको मिक्सिंग करवाना, उनको मिलवाना उनके ग्रुप से, ये काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं वो एलिफेंट की जो लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो एक सर्चिंग ऑपरेशन अपने लेवल पर
ऑपरेट करते हैं। अगर उनके ग्रुप में से कोई पीछे छूट जाता है या फिर अलग हो जाता है तो उसको अपने साथ में मिलाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक के बारे में बताया गया है कि जो भी उनका डंग और यूरिन होता है उसके थ्रू वो कोशिश करते हैं, एक तो अपने पार्टनर को ढूंढने का या फिर अपना जो चाइल्ड है उसको ढूंढने का। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि इंफ्रासोनिक मेथड में क्या होता है, जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो तो इसके थ्रू इजीली जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब 4 से 5 किलोमीटर के अंदर अगर जो एलिफेंट है उनके ग्रुप में कोई एक दूसरे से सेपरेट हो गया है तो एक इस तरीके की जो वॉइस है या इस तरीके की इनविजिबल कुछ सेंसिटिविटी क्रिएट की जाती है, जिसमें दूसरा जो उनका पार्ट उनके ग्रुप का जो पार्ट है या जो मेंबर है वो इसको इजीली समझता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो न्यूली बॉर्न काफ होते हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं और इसी के लिए जो ये ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं। तो एलिफेंट की बात हुई है तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज तक काम किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे प्लान और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए हैं ताकि जो हमारे एलिफेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को हम बचा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व जो हैं वो भी डिक्लेयर किए गए हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन को लेकर के ईजिली जो एरिया है, ईजिली जो कॉरिडोर है वो उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में एलिफेंट को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक गज यात्रा जो है वो स्टार्ट की गई ताकि लोगों में पता चले कि हाँ ये जो एलिफेंट है कितनी सेंसिटिव है, इस एनिमल को हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। माइक प्रोग्राम में क्या किया गया कि इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिलकर के हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन किया या डिसाइड किया कि जो भी इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट की उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था और 2003 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने 1992 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एलिफेंट के हैबिटाट को लेकर के, उनके कॉरिडोर को लेकर के, इन सभी को लेकर के प्रोटेक्शन किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़रूरी भी है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, वाइल्ड एनिमल जो है या फिर एनिमल जो है उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि हम कोशिश कर सकें कि जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उन सबको हम सिक्योर करें, ना सिर्फ हम हमारे सोसाइटी लेवल पर बल्कि जो फॉरेस्ट में भी जो डाइवर्सिटी है उस सभी को हम सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर देखिए, पेज नंबर 8 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें सर्दर्न पार्ट की मतलब ग्लोबली लेवल पर अगर आप देखो तो इस आर्टिकल में इस तरीके से आपको व्यू किया गया है। तो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर सर्दर्न पार्ट वाले पार्ट पर फोकस करते हुए इस आर्टिकल में लिखा गया है। राइटर ने सबसे पहले स्टार्ट किया है प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। इसके अलावा यूएस के डोमिनेंस को लेकर के भी उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से यूएस जो है वो अदर कंट्रीज को काउंटर करने के लिए अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना की जो पावर है उसको काउंटर करने के लिए, इसके अलावा रशिया को काउंटर करने के लिए जो यूएस है उन्होंने अपने अपने तरीके से काफ़ी काम किए हैं। तो राइटर ने बोला कि देखो रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसको लेकर के बहुत सारे कंट्री जो हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। लेकिन अगर हम फोकस करें सर्दर्न पार्ट वाले रीजन पर ग्लोबली लेवल पर तो सर्दर्न पार्ट हमेशा ये चाहता है कि ये वॉर जो है वो खत्म हो सके। हालांकि अभी इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर के अपने क्लियरली स्टेटमेंट दिए हैं कि हम चाहते हैं कि वो वॉर खत्म हो और इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी निकल करके आए, मतलब इसको के ऊपर एंडिंग हो। इसकी वजह से ग्लोबली लेवल पर जो इशू है वो देखने को मिल रहे हैं। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या रीजन है कि सर्दर्न पार्ट जो है वो इतना फोकस कर रहा है कि वॉर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सर्दर्न पार्ट में जो कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम रशिया के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है और उनके लिए ज़रूरी है कि वॉर खत्म होगा तभी जाकर के रिसोर्सेज उनके लिए ईजिली अवेलेबल हो पाएंगी।
अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की बात की गई है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम जो है वो नॉर्दर्न पार्ट वाले रीजन में बहुत सारे ग्रुप जो है वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी सदर्न पार्ट में इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये कंट्री ऐसे हैं जो टाइम के साथ में उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। तो सदर्न पार्ट जो है वो टाइम के साथ में अपने आप को ग्रो कर रहा है, लीडिंग कंट्रीज के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उनकी जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है इब्सा के बारे में, यहाँ पर बताया गया है अफ्रीकन यूनियन के बारे में, यहाँ पर बताया गया है ब्रिक्स के बारे में, इसके अलावा आसियान प्लस अदर कंट्रीज 23 जो चाइना ने मिलकर के कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है कि ग्लोबली लेवल पर कोई इशू है तो उसमें ऑल ओवर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और स्पेसिफिक उस एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें कोई क्लैश हो रहा है और उसकी वजह से उस एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जिन भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, उनके बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आप डिस्कस करोगे, उनको व्यू करोगे और नोट डाउन करोगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेसिफिक आपको फोकस करना है कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और कौन से का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर साउथ ग्लोबली साउथ एरिया पर फोकस करने की बात की गई है कि जियोपॉलिटिक्स एरिया में अगर हम बात करें तो साउथ जो है उसका एक जो कद है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और उसके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए कि कोई भी इशू है उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अंडर, और फिर क्या हुआ कि स्पेशल स्टेटस को 2019 में रिमूव कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का जो उसके पास डेजिग्नेशन था उसको रिमूव करके यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, 2 यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो यूटी है उनको स्टेट में कन्वर्ट किया गया, लेकिन किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट जो है वो पहली बार किया गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की कि था क्या ये आर्टिकल 370। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अक्टूबर 1949 में, यहाँ देखिए अक्टूबर 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को इंसर्ट किया गया और ये क्लियरली बोला गया कि टेम्परेरी प्रोविजन है, मतलब परमानेंट नहीं है ये। उस टाइम जो इशू थे आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर अटैक किया तो इंडिया की हेल्प के साथ में उन्होंने अपने आप को एक तरीके से एस्टेब्लिश कर पाई। तो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया अपने साथ मिलाना चाहता था, तो कुछ ऐसे ईजीनेस क्रिएट की गई उनकी मर्जिंग को हमारे इंडिया के साथ में, ताकि वो इजीली जो है वो इंडिया को एक्सेप्ट कर सकें। तो इसी के बेसिस पर आर्टिकल 370 के बेसिस पर कुछ आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये बोला गया कि कुछ उनको क्या दी जाएंगी, कुछ उनको एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 370 के थ्रू ये कोशिश की गई कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको ये छूट दी गई कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हो। दूसरा ये बोला गया कि इंडियन पार्लियामेंट जो है, मतलब हमारी कंट्री के लेवल पर जो लॉ बनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर नहीं इम्प्लीमेंट करना, इसको लेकर के कुछ छूट जो है उनको देने की कोशिश की गई। ओके, तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश की गई। इसके अलावा आप एक आर्टिकल जो है वो 35A, इसको भी आप बार बार सुनते होंगे। तो ये 35A जो है इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 में इंसर्ट किया गया था और इसका इंसर्ट करने का बेसिक रीजन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसको एम्पावर किया जा सके कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट जो हैं उनका डेफिनेशन वो कौन होंगे, ये सब डिसीजन लेने की पावर उन्हीं को दी गई थी। लेकिन टाइम के साथ में जिस तरीके के इश्यूज इंक्रीज हो रहे थे और हमारी कंट्री में ऑल ओवर लेवल पर जो एक यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें मेंटेन करना था, उसी के बेसिस पर 2019 में ये स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया और इसको बना दिया गया यूटी। जो पहले स्पेशल पावर थी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, एंथम था, वहाँ पर जो सिटीजन थे उनको ड्यूअल सिटीजनशिप थी, ये सब कुछ अबोलिश कर दिए गई। इसके अलावा इसके जो सिटीजन थे यहाँ पर
प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे, सारी चीज़ें वही एप्लीकेबल होंगी। पहले ये था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता, लेकिन अब जो है मतलब सीधी सी बात है, आप ये समझिए अब हमारे इंडिया में जो यूटी जिस तरीके से गवर्न किए जाते हैं सेम उसी तरीके से अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया को भी गवर्न किया जाएगा। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन पर भी एप्लीकेबल होंगे। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए थे लेकिन वहां पर एप्लीकेबल नहीं थे, वो अब वहां पर भी एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, इससे पहले 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में रणबीर पीनल कोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, अब उसको रिप्लेस करके आईपीसी ही वहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये बेसिक जो चेंजेस किए गए हैं और आर्टिकल 370 क्यों इंसर्ट किया था, ये बेसिक अवेयरनेस हमने गेन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिस्कशन हुआ, जो मीटिंग हुई, उसी में यहाँ पर बोला गया है, उसी मीटिंग के टाइम में जो इंडिया है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में, जिनके साथ में भी कुछ अपने जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया इन्वॉल्व है, उन सभी में यहाँ पर डिस्कशन की बात की गई। तो सबसे पहले G4 जो कंट्रीज़ हैं उनका डिस्कशन हुआ। G4 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और इंडिया। ये जो G4 कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। इनकी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ये है, और इसी के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर काम किया गया। इसी ऑब्जेक्टिव को आगे ले जाने के लिए या उसको सर्व करने के लिए उन्होंने जो भी अपनी प्लानिंग है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की है। ओके, अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सारे चेंजेस करने की जरूरत क्यों है? देखो, जब यूनाइटेड नेशन बना, उसमें यूनाइटेड नेशन जो भी सिक्योरिटी काउंसिल जो बना, उसमें स्टार्टिंग में डिस्कशन किया गया कि 5 परमानेंट मेंबर रहेंगे, मतलब उस टाइम के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन ये 4 कंट्रीज चाहते हैं कि इसमें चेंज हो। इनका बोलना ये है कि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, और उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें चेंज करना ही आपको चाहिए, ताकि इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉपुलेशन के हर एरिया से लोगों को। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मैक्सिमम डोमिनेंस है परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनमें यूरोपियन कंट्रीज का। इसके अलावा एक चाइना है और एक है यूएस। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं, इसमें से अगर हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उनको तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एशिया का जिस तरीके से, एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन लायक है कि वहाँ से रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसकी बेसिस पर ही ये बार बार कोशिश की जाती है इंडिया के द्वारा भी कि जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको एक परमानेंट मेंबर की जो है वो प्लेस दिया जाए। तो यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये है कि उस टाइम की सर्कमस्टेंसेज अलग थी, अब काफ़ी अलग हैं। बहुत सारी कंट्री जो है इवॉल्व हुई हैं, उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि सभी कॉन्टिनेंट से इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सभी कॉन्टिनेंट को इक्वली रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। और स्पेसिफिक एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया को भी प्लेस दिया जाना चाहिए। अब स्पेसिफिक अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया जो है उसको क्यों दिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट। देखो, यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर के रूप में रोल प्ले किया इंडिया ने। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी आर्मी को भेजा है। बहुत सारे पीस जो प्रोजेक्ट है उसमें अपनी आर्मी को सेंड किया है। इंडिया ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अगर अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बहुत बार जो है वो यहाँ पर रेगुलर अपनी टर्म कर चुका है। मतलब एक तरीके से बिलीव किया जा सकता है इंडिया पर
परमानेंट मेंबर को लेकर के। दूसरा, इंडिया जो है वो ग्लोबली लेवल पर एक इमर्जिंग कंट्री है और बहुत सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ओडिशा स्टेट को लेकर के है। देखो, ओडिशा में एक नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, यहाँ देखिए, एक टाइनी ओडिशा डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़। यहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके केसेस देखने को मिलते हैं। तो उसी को इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो कोशिश कर रही है कि जो भी इशू है उनको सोल्व किया जा सके। तो इसमें क्या किया गया है, जो भी आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगी, और उन रजिस्टर्स को अलाइवा नेम दिया गया है। ओके, अब इसमें क्या किया जाएगा कि उनके रीजन में जो भी गर्ल्स हैं उन सभी की एज को लेकर के, उन सभी की डेट ऑफ बर्थ, उन सभी की जो भी बेसिक है आधार कार्ड नंबर, जो भी अदर चीज़ें हैं वो सभी रजिस्टर में मेंटेन की जाएगी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब मैरिज के केसेस आते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनकी गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उनकी जो एज जो है उसकी मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेसिस पर भी काफ़ी इशू जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो अभी जो है ये कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे जो गर्ल्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहे, ताकि इस तरीके का इशू जब क्रिएट हो सके तो उसको लेकर के एक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो एक नया इनिशिएटिव है। इससे पहले सेम जो प्रोसीजर है वो उड़ीसा में जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी फॉलो किया गया और काफी अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को आए हैं। तो एक नया इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया जा सकता है उन सारे एरियाज में जहां पर इस तरीके के इशू, मतलब चाइल्ड मैरिज इशू जो है वो देखने को मिलते हैं, और उनको अगर हमें इरेडिकेट करना है तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा सकता है। देखो, आप सभी को पता है कि चाइल्ड मैरिज होने की वजह से ना सिर्फ वो गर्ल जो है उसका फ्यूचर रुइन होता है, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसका भी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट होता है। ना सिर्फ आप एजुकेशन के बेसिस पर आप देखोगे, बल्कि हेल्थ के बेसिस पर भी बहुत सारे जो इशू हैं वो क्रिएट होते हैं। तो इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, ताकि ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होने की वजह से जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन लेवल पर जो एक इंक्लूजन होना चाहिए गर्ल का, वो नहीं हो पाता है। और इसी के ऊपर फोकस करते हुए तो जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज की गई है, ताकि मैक्सिमम क्या होता है कि 18 ईयर की एज में जब शादी होती है तो वो टाइम होता है जिसमें आपकी एजुकेशन जो है वो रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो उस टाइम को इंक्रीज करके 21 किया गया है, ताकि जो एजुकेशन में जो इशू देखने को मिलता है उसको खत्म किया जा सके। दूसरा, जो इक्वलिटी है वो भी रेगुलर हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट जो है वो बनाने की कोशिश की है, ताकि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिसका आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो एक तरीके से उनसे रिलेटेड जो भी प्लेस हैं उनको रिवाइवल स्टेज में लाने के लिए, और जो भी लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड बेसिक बातें जानना चाहते हैं वो इन सारे एरियाज़ को व्यू करें और उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको रिलेट कर पाएँ। तो इसको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट जो है वो बनाया। अब इसको लेकर के जो भी लोग हैं जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि और भी अदर एरियाज ऐसे हैं जिसको इस टूरिस्ट सर्किट में इंक्रीज किया जा सकता था या इंक्लूड किया जा सकता था। जैसे कि महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने महाड़ सत्याग्रह को लीड किया था। पुणे, जहाँ पर महात्मा गांधी जी से पहली बार यरवड़ा जेल में उनकी नेगोशिएशन हुई थी, डिस्कशन हुआ था डिप्रेस्ड क्लास को लेकर के, एक सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के। और श्रीलंका, जहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव को अटेंड किया था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन है, जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये बताया है कि लोग जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जाने। और अगर हम चाहते हैं कि टूरिस्ट सर्किट जो है वो बनाया जाए तो जल्दबाजी में उसके ऊपर ना काम किया जाए। जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जो भी मेजर पॉइंट्स, जो भी ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन उनको लेकर के मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी और ज़्यादा इंक्लूड इस टूरिस्ट सर्किट में किया जाना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टूरिस्ट सर्किट में 5 सिटीज़ को अनाउंस किया, जैसे कि मऊ जो उनका बर्थ प्लेस, लंदन जहाँ पर वो रहे उन्होंने स्टडी की, नागपुर जहाँ पर भी उन्होंने स्टडी की, दिल्ली जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, और फाइनली जहाँ पर उनका क्रिमेशन हुआ मुंबई। इन सभी को कनेक्ट किया गया है। तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हों इस टूरिस्ट सर्किट की तरफ, तो उन सारे एरियाज़ को भी इंक्लूड यहाँ पर किया जा सके जहाँ पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क किए हैं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी कि इसको अपग्रेड किया जाता है या प्रेजेंट टाइम में इसी तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। तो ये आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि एनसीईआरटी बुक जो है वो हम आपको स्टडी करवा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जिसमें डेली करंट अफेयर बेसिस जो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसको लेकर के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वो आपको कंप्लीट करवाया जाता है। बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर बताए जाते हैं। आपके लिए बहुत सारे बहुत बेनिफिशियल हैं वो आपके किसी भी एग्जाम को लेकर के। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको डेली बेसिस पर व्यू कर सकते हैं। इवनिंग में 7:30 तक वो अपलोड कर दिया जाता है वीडियो, आप जा करके उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।